नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास की रात की बासी रोटी। बहू, ओ बहू, खाना बन गया हो तो मुझे दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह नाश्ते में भी तुमने पकौड़ियाँ बनाई थी जो मैंने नहीं खाई थी। अब कुछ हल्का फुल्का सा खाना बनाया हो तो दोपहर में खाने को दे दो। दोपहर के 1 बज गए हैं। भूख के मारे पेट की आंतें सिकुड़ी जा रही हैं। तभी रसोई से ही गला फाड़ते हुए बहू आई और कहती है, अभी 1 ही बजे हैं, रात नहीं हुई है, जो भूख के मारे मुझे इतना सुना रही हो। जब खाने का समय होगा तब तुम्हें खाना मिल जाएगा। सुबह से भूख भूख करने लगती हो। तुम्हारा बेटा दुकान से 2 बजे तक आता है, तभी हम खाना खाएंगे। तब तक चुपचाप से अपने कमरे में जाकर बैठो और मुझे शांति से खाना बना लेने दो। बहुत परेशान करती हो। 80 बरस की होने को हो और पता नहीं कितनी भूख लगती है। पेट है कि भंडार घर, तीनों टाइम खाने के लिए मांगती रहती हो। अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, एक ही टाइम का खाना खाया करो। जाओ चुपचाप अपने कमरे में बैठो। खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत ताको। बहू की कड़वी बातें सुनकर बेचारी कुसुम जी बरामदे में रखे घड़े से पानी निकालकर घट घट करके 1 गिलास पानी पी जाती हैं। लेकिन पानी पीने के बाद भी उनकी भूख की आग शांत नहीं होती है। पेट को पकड़कर वह कमरे में जाकर बैठ गई, लेकिन आंखें घड़ी पर ही टकटकी लगाए बैठी हैं। कभी घड़ी को देखती हैं तो कभी दरवाजे की तरफ देखती हैं कि बेटा आज जल्दी आ जाए तो हमें खाना भी जल्दी खाने को नसीब हो। लेकिन आज बेटा भी अपने समय से 1 घंटा लेट आया। अब जब बेटे ने भी खा लिया है, रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बनाया है तुमने खाने में? मैंने तो छोले भटूरे बनाए हैं जो कि तुम नहीं खा सकती हो माँ जी, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर ने सादा खाना खाने के लिए कहा है। तला भुना खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, इसीलिए तुम ये खाना नहीं खा सकती हो। बहू, सुबह भी तुमने पकौड़ियाँ बनाई थी जो मैं नहीं खा पाई, और दोपहर में भी तुमने तेल मसाले वाला खाना बना लिया। अब बताओ मैं क्या खाऊंगी? बहू अंदर रसोई में गई और रात की बासी 4 रोटी उठाकर नमक के साथ एक थाली में कुसुम जी के सामने पटक देती है और कहती है, यह लो पूरी 4 रोटियां हैं, अब मत कहना पेट नहीं भरा है। कुसुम जी बहू से कहती हैं, नमक से रोटी नहीं चबाई जाएगी। एक कटोरी में थोड़ा सा दूध या दही दे दो तो मैं रोटियां गलाकर खा लूंगी। बड़ी आई दूध दही से रोटी खाने वाली, चुपचाप से यह लो अचार से रोटी खा लो और जाकर रसोई में बर्तनों का ढेर लग गया है, उनको धुल दो। सुबह से रसोई में पकवान बनाने में लगी हुई। इतनी गर्मी हो रही है, मैं चली एसी में। अपने कमरे में पूरा दिन बैठी बैठी रहती हो, उठती भी नहीं हो। इतना कहकर बहू झुंझला कर कमरे में चली गई। कुसुम जी को भूख बहुत तेज लगी थी। बासी रोटियां को अचार के साथ ही जल्दी जल्दी खाने लगती हैं। बासी रोटी को अचार के साथ जल्दी जल्दी खाने बहुत तेज तेज खांसी आने लगी। सारा खाना खांसी के साथ बाहर निकल गया। कुसुम जी जल्दी से पानी पीकर किसी तरह से अपनी खांसी पर काबू पाती हैं, लेकिन इतने में उनकी बहू मीना अंदर से आई और बरामदे में फैले हुए खाने को देखकर आग बबूला हो गई और गुस्से में आओ देखा न ताओ, सास के सर पर टीवी का रिमोट दे मारा। बुढ़िया, ढंग से खाना खाना भी नहीं आता, बूढ़ी हो गई है, बच्चों की तरह खाना खाती है, खाने की भी तमीज नहीं है। आराम आराम से खाना खाती, अब पूरा घर गंदा कर दिया, पूरी दीवार खराब कर दी। जल्दी से उनकी सफाई कर, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। मैंने कहा था कि खाना खाने के बाद रसोई के बर्तन साफ कर देना, तूने तो पूरा घर ही फैला कर रख दिया। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जल्दी से पूरे घर को साफ कर दो, उसके बाद ही मैं अपने कमरे से निकलूंगी, वरना तुम्हारी गंदगी देख करके मुझे भी उल्टी आ जाएगी। मीना ने कुसुम जी के सर पर
रिमोट इतना तेज मारा था कि उनके सर से खून निकलने लगा। बहू के इस तरह के व्यवहार को देखकर कुसुम जी बरामदे के एक कोने में ठिठक कर खड़ी रह गई। बहुत देर तक खड़ी हो रोती रही, अपनी किस्मत को कोसती रही। हे भगवान, इससे तो अच्छा मुझे ऊपर ही उठा लो। मुझे बहू बेटे के साथ नरक की जिंदगी नहीं जीनी है। बहू बेटा मुझे भूखे ही मार रहे हैं। अरे, लोग कुत्ते को भी प्यार से खाना देते हैं, मैं तो कुत्ते से भी गई गुजरी हूँ। एक समय था जब यह घर मेरा था, पूरी रसोई मेरी थी। मन में जो आता था वह बनाती थी, मन भर के सबको खिलाती थी। हमेशा बेटे के मनपसंद का खाना बनाती थी। अगर आधी रात को भी बेटा कुछ खाने की फरमाइश करता तो मैं उसको कभी मना नहीं करती थी। लेकिन आज बेटा कितना बदल गया है। बहू ने बेटे के सामने ही मुझे बासी रोटियां दी तो बेटे ने एक बार भी मना नहीं किया। बहुत देर तक कुसुम जी कोने में खड़ी खड़ी अपनी किस्मत को कोसती रही और रोती रही। आज उनके पति भी नहीं हैं जिससे वह अपने मन का गुबार निकाल सके। एक बेटी है रागिनी जो दिल्ली जैसे शहर में रहती है। साल 2 साल में उसका आना होता है। बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं, इसीलिए आ ही नहीं पाती है। कभी कभार फोन पर बात होती है तो बहू ज्यादा बात भी नहीं करने देती। कुसुम जी यह सब बातें सोच ही रही थी, तब तक मीना कमरे से दहाड़ते हुए कहती है, कोने में स्टैचू बनकर ही खड़ी रहोगी या घर में फैलाई हुई गंदगी भी साफ करोगी? बहू की आवाज सुनकर कुसुम जी डर के मारे कांपने लगी और जल्दी से पूरे बरामदे की सफाई करने में जुट गई। जले जले बर्तन साफ करके कुसुम जी अपने कमरे में आती हैं। ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। कमजोरी की वजह से लड़खड़ाते हुए वह कमरे में आकर खटिया पर गिर पड़ती हैं। थकान इतनी ज्यादा हो गई है कि गिरते ही सो जाती हैं। दूसरे दिन मीना कुसुम जी के खाट को उनके कमरे से निकालकर एक छोटे से स्टोर रूम में डाल देती है। कुसुम जी कहती हैं, बहू, स्टोर रूम में पंखा नहीं है, ऐसी गर्मी में मैं रात में कैसे सोऊंगी? मुझे यहीं रहने दो। ए बुढ़िया, चुप कर, मुझे इस कमरे को किराए पर उठाना है और महंगाई इतनी बढ़ गई है। तेरे लिए इतना बड़ा कमरा मैं नहीं छोड़ सकती। रात को तू आंगन में सो जाना और पूरे घर की रखवाली करेगी। कुसुम जी का बेटा आकाश, जो कि अपने पिताजी की पुश्तैनी दुकान को संभालता है, सुबह 7 बजे दुकान पर चला जाता है, दोपहर में खाना खाने के लिए आता और रात को 8 बजे तक वह दुकान को बंद करके घर आ जाता है। न जाने कितनी बार आकाश ने रात को आंगन में गर्मी में लेटे हुए देखा अपनी माँ को। कभी मक्खियाँ उनको परेशान कर रही हैं, कभी रात में मच्छर काट रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कभी आकाश ने अपनी माँ से कहा हो कि माँ, तुम अंदर कमरे में जाकर लेट जाओ। दिन भर स्टोर रूम में गर्मी में पड़ी रहती हो और रात को भी आंगन में गर्मी से नींद नहीं आती। उसे अपनी माँ के इस हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन कुसुम जी की बेटी रागिनी का आकाश के पास फोन आता है कि भैया, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लग गई हैं, तो सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊँ। इस बार समय मिला है तो सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आ जाऊँ और माँ से मिल लूँ। अगले हफ्ते का रिजर्वेशन हो गया है। रागिनी के आने की बात सुनकर आकाश और मीना की छाती पर तो जैसे सांप लौट रहे हो। अपनी ननद के घर आने की बात सुनकर के क्योंकि उसे अब अपनी ननद के सामने अच्छा बनने का ढोंग करना पड़ेगा। उसे ना हाँ करते बन रहा है और ना ही मना करते बन रहा है। सास की सेवा करनी पड़ेगी, समय से उन्हें अच्छा खाना देना पड़ेगा, जो कि मीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि रागिनी के सामने आकाश और मीना दोनों ही अच्छा बनने का नाटक करते हैं और रागिनी को भी यही पता है कि उसके भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, उसकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उसे तो अपनी माँ की हकीकत कुछ पता भी नहीं है कि उसके भैया भाभी उसकी माँ पर कितना अत्याचार करते हैं।
एक पालतू जानवर की तरह घर में रखे हुए हैं। समय से खाने को भी नहीं देते हैं। घर के सारे काम कराते हैं, लेकिन अचानक से रागिनी 2 दिन बाद ही अपने मायके आ गई। मायके में जैसे ही वह घर के अंदर पहुंची तो घर में कोई नहीं था। भाई दुकान चला गया था और भाभी सब्जी लेने बाजार गई हुई थी और रागिनी माँ माँ चिल्लाती हुई घर के चारों तरफ देख रही थी। तभी वह ढूंढते ढूंढते स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई। उसे वहां से किसी के खांसने की आवाज आई। उसने उस कमरे को खोला तो डर गई। वहाँ एकदम अंधेरा था और गर्मी थी। उस बदबू वाले कमरे में उसकी माँ वहाँ बैठी हुई थी, जो सूख कर काटा हो गई है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, मांस तो रहा ही नहीं। पूरी चारपाई में चिपकी हुई है। पहले तो रागिनी जान ही नहीं पाई कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी है। जब नजदीक गई तो देखकर चौंक जाती है और कहती है, माँ, तुम इतनी गर्मी में कबाड़ वाले कमरे में क्यों लेटी हो? गर्मी से तुम्हारे बदन में इतना दाना उभर आया है, अपने कमरे में जाओ। बेटी की आवाज सुनकर कुसुम जी हाथों के टेक लगाकर चारपाई से उठकर बैठती हैं। खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए। बेटी को गले लगाकर फूट कर रोने लगती हैं। माँ की ऐसी हालत देखकर रागिनी कहती है, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, यह तो खुशी के आंसू हैं। इतने दिनों से तुम आई नहीं थी, आज देखा तो खुशी के मारे आंखें भर आई। माँ, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? इतनी दुबली हो गई हो, खाना ठीक से नहीं खाती हो क्या? बेटी की बात सुनकर कुसुम जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गईं। तब तक मीना भी सब्जी लेकर आ गई थी। सामने ननद रागिनी को देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अरे दीदी, आप तो हफ्ते भर बाद आने वाली थी, फिर अचानक से आज कैसे? पहले आपने फोन भी नहीं किया, कम से कम एक बार बता तो देती। अरे भाभी, इनको अपने ऑफिस के काम से इधर तक आना था, तो सोचा इनके साथ ही मायके चली जाती हूँ। अकेले बच्चों के साथ आने में भी दिक्कत होती है, और सोचा आप सबको सरप्राइज देकर खुश कर दूंगी। यही सोचकर आपको नहीं बताया। फिर भी दीदी, आने से पहले बताना तो चाहिए। कम से कम मैं आपके लिए कुछ तैयारी करके रखती। मीना अच्छे बनने का नाटक करते हुए अपनी ननद को कूलर वाले कमरे में ले गई और अपनी सास को भी डांटते हुए कहती है, क्या माँ जी, कब से स्टोर रूम में गर्मी में पड़ी हो? तबीयत खराब हो जाएगी। चलो अंदर कूलर में चल कर लेटना। दीदी, अब आप ही समझाओ माँ जी को, बहुत जिद्दी हो गई हैं। बुढ़ापे पर हर बात पर जिद करने लगी हैं। कितना भी समझा लो, लेकिन अपनी ही करती हैं। अगर तबीयत खराब हो गई तो कल को मुझे ही उनकी सेवा करनी पड़ेगी। आखिर मेरे अलावा इनका है कौन? हम ही तो उनको बुढ़ापे पर देखेंगे। बहू लड़के आखिरकार होते किस लिए हैं? बातें बनाते हुए मीना ने कहा। भाभी की बातें सुन करके रागिनी बहुत खुश हो गई कि उसके भाभी कितनी अच्छी हैं, जो उसकी माँ का इतना ख्याल रखती हैं। माँ का हाथ पकड़कर रागिनी कमरे में ले गई और समझाते हुए कहती है, माँ, तुम भाभी की बात को माना करो, ऐसे गंदे स्टोर रूम में मत लेटा करो। कुसुम जी धीरे से बड़बड़ाई, बहू की ही तो बात तो मान रही हूँ, तभी तो यहाँ लेटी हूँ। कुसुम जी इतना कह ही पाती हैं कि मीना अपनी आवाज को कड़क करते हुए कुसुम जी की तरफ आंखें निकालती है और आंखों ही आंखों में कुसुम जी को चुप रहने का इशारा करती है, जिसे रागिनी नहीं देख पाती। और बेचारी कुसुम जी डर जाती हैं और अपनी बेटी से कुछ नहीं कहा, चुप हो गईं। लेकिन रागिनी को कुछ तो इस बार अपने मायके में अटपटा लग रहा था। एक तो वह अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर परेशान थी और माँ की चुप्पी को देखकर भी वह परेशान हो जाती थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ उससे
कुछ छुपा रही है। कई बार रागिनी ने अपनी माँ से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन बेचारी कुसुम जी अपनी बहू के डर से बेटी से कुछ ना कह सकी। एक तरफ उसे लगता मायके में कुछ गड़बड़ है, दूसरी तरफ भाभी के अच्छे व्यवहार को देखकर उसे लगता था कि हो सकता है कि यह उसके मन का वहम हो। माँ का बुढ़ापा है, खाना पीना ठीक से नहीं खा पाती हैं, इसीलिए शायद दुबली पतली हो गई हैं। मीना ने रसोई में जाकर ननद के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, क्योंकि ननद की नज़रों में तो उसे अच्छा बनना ही है। खाना परोसकर कमरे में लेकर आई। रागिनी ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम भी खाना खा लो, खाने का समय हो गया है। खाने की थाली देखते ही कुसुम जी उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे बरसों से भूखी हो। इतना अच्छा खाना तो उन्होंने सच में सालों से नहीं खाया था। अच्छा खाना तो क्या, बहू बेटे उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दे रहे थे। जो रूखा सूखा बासी खाना दे देते थे वही उन्हें खाना पड़ता। लेकिन आज बेटी के पूछने पर जब थाली में पूरी सब्जी मिठाई देखा तो कुसुम जी से रहा नहीं गया। वह थोड़ी देर में ही पूरे खाने की थाली चट कर गई। रागिनी एक टक अपनी माँ के इस व्यवहार को देखती रह गई। उसने अपनी माँ को खाते हुए बिल्कुल भी नहीं टोका। थोड़ी देर में मीना कमरे में और पुड़िया लेकर आई। जब उसने देखा कि उसकी बूढ़ी सास ननद के लिए लगाई गई थाली को खा गई है तो बड़ी बड़ी आंखें अपनी सास की तरफ निकाली। बहू को देखते ही कुसुम जी का हाथ खाने में रुक गया। उन्होंने थाली एक तरफ खिसका दी और एक तरफ को मुंह करके बैठ गई। रागिनी को समझ में आ रहा था कि जैसे ही भाभी माँ के सामने आती है, माँ एकदम से डर जाती है। पता नहीं ऐसा क्या है, कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर भाभी माँ के साथ गलत व्यवहार करती है तो मेरे लिए इतना कुछ कैसे कर रही है। दोपहर का खाना खाने के बाद सभी लोग रात में इकट्ठे बैठे हैं। मीना अपने पति आकाश से फुसफुसाते हुए कहती है, अब तुम्हारी बहन घर आ गई है, सीधे सीधे अपनी बहन से शहर वाले प्लॉट की बात कर लो। तुम्हारे पिताजी तो वह प्लॉट उनके नाम कर गए थे। जब तुम्हारी बहन के नाम तुम्हारे पिता ने वह प्लॉट किया था तब तो उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। ससुराल वाले भी अच्छे नहीं थे और उनके पति की भी कोई नौकरी नहीं करते थे, इसीलिए बुढ़ा इतना बड़ा प्लॉट बेटी के नाम कर गया था। बुढ़ा तो मर कर चला गया, लेकिन मेरे लिए मुसीबत छोड़ गया। उस प्लॉट के चक्कर में इसकी इतनी आवभगत करनी पड़ती है। एक बार वह प्लॉट मेरे कब्जे में आ जाए फिर बताती हूँ माँ बेटी को। मैं तो कभी ना बुलाऊंगी इसको। क्या हुआ भाभी, क्या खुसुर फुसुर कर रही हो? जरा तेज बोलो तो हम भी सुन ले। आकाश बात को बनाता हुआ कहता है, अरे कुछ नहीं रागिनी, तुम्हारी भाभी कह रही थी कि दीदी की किस्मत कितनी अच्छी है। अब तो जीजाजी भी अच्छी खासी नौकरी करते हैं, ससुराल में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। दिल्ली जैसे शहर में रहती हो, खूब सारे पैसे हो गए हैं। हाँ भैया, यह सब माँ का ही आशीर्वाद है। आकाश आगे बोलता है, तो मैं यह कह रहा था कि जब सब कुछ तुम्हारे पास हो गया है रागिनी, तो जो पिताजी ने प्लॉट तुम्हारे नाम किया था उसको तुम हमें वापस कर दो। तुम्हें तो पता है कि दुकान भी अच्छी नहीं चलती है, 3 बच्चे हैं, घर के खर्च बढ़ गए हैं, ऊपर से माँ की बीमारी में भी बहुत सारा खर्चा होता है। और जो प्लाट पिताजी ने तुम्हें दिया था वह शहर के बीचों बीच है, जिसकी कीमत आज के समय में 50 लाख से कम नहीं है। कुछ तो हमें सहारा होगा। आकाश की बात सुन करके रागिनी कहती है, हाँ भैया, मैं भी यही सोच रही थी कि वह प्लॉट आपको वापस कर दूं। अब मुझे मायके की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। ऐसा करना भैया, अभी मैं 15 दिन तक रुकूंगी, तब तक सारे कागजात तैयार करवा लेना और मैं वह प्लॉट आपके नाम करके जाऊंगी।
मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी माँ का ख्याल बुढ़ापे में आप अच्छे से रख रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी पर हक आपका ही बनता है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आप माँ की बुढ़ापे में उनकी सेवा करें। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ खुश रहे। रागिनी की बात सुन करके आकाश और मीना खुशी से फूले नहीं समाते हैं और प्लॉट अपने नाम होने की बात सुन करके झट से मीना कुसुम जी के पास आती है और उनके पैर की मालिश करने लगती है। अरे दीदी, तुम चिंता मत करो, हम तो माँ को अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे, खूब सेवा करेंगे। लेकिन कुसुम जी बार बार अपने पैरों को बहू के हाथों से खींच रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है बहू जितना पैर नहीं दबाएगी उससे ज्यादा बेटी के जाने के बाद मेरे ऊपर जुल्म ढोएगी। दूसरे दिन ही मीना और आकाश प्लॉट को अपने नाम करवाने के लिए कागजात बनवाने के लिए चले जाते हैं। इधर रागिनी अपने माँ से कुछ पूछने की या जानने की कोशिश करती है कि माँ, इतनी बदली बदली सी क्यों हो, चुप चुप क्यों हो, मुझे डरी सहमी सी क्यों लग रही हो। लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। तभी रागिनी का भतीजा, जो कि 13 साल का है, अपनी बुआ से कहता है कि उसे भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। रागिनी रसोई में भतीजे के लिए खाना परोसने चली जाती है। पीछे पीछे उसका भतीजा भी आ जाता है। रसोई में रखी हुई बासी रोटियों को देखकर कहता है, अरे यह तो दादी का खाना है, मैं दादी को देकर आता हूँ, नमक भी ले लूँ। भागकर उन रोटियों को दादी के सामने फेंक देता है। पीछे से रागिनी रोकते हुए बाहर आती है, कहती है, यह क्या कह रहे हो, दादी को बासी रोटियां क्यों दे रहे हो, वो भी फेंक कर। बुआ, दादी तो हमेशा बासी रोटियां ही खाती है, कभी कभी रोटियां तो बदबू भी करती हैं। मम्मी उनको यही खाना देती हैं और दादी कूलर वाले कमरे में नहीं बल्कि गंदे स्टोर रूम में सोती है। भतीजे की बात सुनकर रागिनी के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि जो भाभी भाई उसके सामने इतना अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, उसके पीठ पीछे माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। माँ के साथ ऐसा अत्याचार देखकर रागिनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हिम्मत करके माँ के पास गई और पूछती है, माँ, तुम्हारे सर पर यह चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटा, नहाते समय साबुन की बट्टी पैर के नीचे आ गई थी तो फिसल गई थी, जबकि वह चोट तो रिमोट की थी जो बहू ने मारा था। रागिनी समझ जाती है कि माँ को भाभी ने बहुत डरा कर रखा है, इसीलिए वह कुछ भी बोलने से डरती है। तो वह कुछ बातें अपने भतीजे से पूछती है। छोटा सा भतीजा बुआ से सब कुछ सच बता देता है, जिसे सुनकर रागिनी का दिल दहल जाता। वह भाई भाभी को सबक सिखाने का निर्णय लेती है। उसे पता है अगर वह सीधे सीधे भाई भाभी से कुछ कहेगी तो दोनों मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, बल्कि उसे ही गलत ठहरा देंगे। और तो और मुझे मायके की प्रॉपर्टी चाहिए ऐसा इल्जाम भी मुझ पर लगा देंगे। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं उन दोनों के अत्याचार का पर्दाफाश कर सकूं। यही सोचकर रागिनी मौका पाकर एक दिन जब उसके भाई भाभी किसी काम से घर से बाहर गए थे, पूरे घर में सीसीटीवी लगवा देती है और जानबूझकर किसी न किसी काम के बहाने घर से बाहर चली जाती, ताकि अकेले में माँ के साथ क्या व्यवहार करते हैं इस बात को वह जान सके और रिकॉर्डिंग को देख सके। रागिनी के ससुराल जाने के सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मीना बढ़िया सा खाना रागिनी के लिए लेकर आती है। रागिनी खाने की थाली माँ को दे देती है। उसे कुछ जरूरी काम है जिसकी वजह से वह बाजार चली गई। इधर मीना जब सास के हाथ में गरम गरम खाने की थाली को देखती है तो गुस्से के मारे आग बबूला हो जाती है। बूढ़ी सास के हाथ से थाली को छीन लेती है और कुसुम जी के बालों को पकड़कर
जोर से खींचकर कहती है, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई गरम गरम खाना खाने की? भूल गई है तेरी औकात बासी खाना खाने की है। मेरे सामने मुझसे गरम गरम खाना बनवा कर खा रही है। तेरी बेटी को जाने दो, फिर तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। जिसे कुसुम जी का सर दीवार से जाकर टकरा गया। बहुत तेज चोट लग गई। बाहर पड़ोसी के घर पर बैठी हुई रागनी फोन के कैमरे से सारा दृश्य देख रही थी। यह सब देखकर उसका दिल दहल रहा था। मन कर रहा था कि अभी जाकर भाभी को 2 थप्पड़ लगाए। मीना इतने पर भी नहीं रुकती है। बहुत जोर से सास का हाथ पकड़कर रसोई में ले गई, जहां बर्तनों का ढेर लगा है। कहती है, जल्दी से इनको धुल लो। जब तक तेरी बेटी आ रही है उससे पहले साफ हो जाने चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाना। बहुत सेवा करवा लिया है तूने पिछले 1 हफ्ते में। आधे घंटे बाद रागनी घर वापस आ गई। रागनी को देखते ही उसकी भाभी कहती है, दीदी आज खाना खाने के बाद कोर्ट चलना है। तुम्हारे भैया ने सारे कागज तैयार करवा लिए हैं, बस दस्तखत करने की देरी रह गई है। रागनी कहती है, हाँ भाभी, बस दस्तखत करने की देरी रह गई है, पर आपको प्लॉट के साथ साथ कुछ और भी देना है। और क्या देना है दीदी? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? रागनी भाभी के गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ लगाती है। गाल पर पड़े थप्पड़ को देखकर मीना तमतमा जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? रागनी चिल्लाकर कहती है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बाल पकड़कर दीवार में मारने की, उनके सर पर रिमोट मारने की, बासी खाना खिलाने की, डरा धमका कर रखने की। ननद के मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर मीना की बोलती बंद हो गई और रोते हुए अपने कमरे में जाती है। शिकायत करती है कि तुम्हारी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा। आकाश चिल्लाते हुए रागनी से कहता है, तुम पागल हो गई हो रागनी, जो अपनी बड़ी भाभी पर हाथ उठा रही हो। क्या यही सीखा है तुमने अपनों से बड़ों पर हाथ उठाना? वाह भैया, आज मैंने भाभी के ऊपर हाथ उठा दिया तो आपका कलेजा फट गया, लेकिन कल तक तुम्हारी पत्नी मेरी बुजुर्ग माँ के ऊपर हाथ उठाती थी, उसके ऊपर जुल्म करती थी, वह तो आपको दिखाई न दिया। माँ के साथ अत्याचार करने में आप भी भागीदारी हैं। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। तो क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मीना चिल्लाते हुए कहती है। रागनी बाहर खड़े हुए पुलिस इंस्पेक्टर को आवाज देते हुए कहती है, आ जाइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। और इन दोनों की सारी काली करतूतें सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी की बात सुनकर आकाश और मीना चारों तरफ घर में नजरें दौड़ाते हैं तो होश उड़ जाते हैं। कैमरे लगे हुए हैं। जब सीसीटीवी कैमरा पुलिस देखती है कि इन दोनों ने माँ के साथ किस तरह का व्यवहार किया है, कितना अत्याचार किया है, एक पल गवाए बिना दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते रागनी भाई भाभी को कहती है, अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटो। रही बात माँ की और भतीजों की, तो मैं अपने साथ सबको लेकर जा रही हूँ। माँ की सेवा करूँगी, उन्हें बहुत प्यार से अपने साथ रखूँगी। चलो माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। अब इस घर में आपको रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी आपके साथ है। इतना कहकर रागनी अपनी माँ को और बच्चों को अपने साथ लेकर चली जाती है। बहुत अच्छे से अपनी माँ का ख्याल रखती है, समय पर इलाज करती है। कुसुम जी को अपनी बेटी के घर में बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो जाती हैं। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर रागनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।